मैं आकाश जायसवाल यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव 2019 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे आज के पहले दिन के कार्यक्रम की थीम विषय जो है इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस है, भारतीय ज्ञान परंपरा। आज इसी विषय पर दूसरा सत्र जो अभी आयोजित होने जा रहा है, उसमें हमारे मध्य उपस्थित हैं प्रोफेसर कपिल कपूर जी। मैं सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। साथ ही किसी स्वयंसेवक से अनुरोध करूँगा कि आप उन्हें सहायता करें मंच तक आने में। हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय श्री प्रोफेसर जगबीर सिंह जी। वे हमारे बीच कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा वे भी मंच पर आएं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर रामदीप भारद्वाज जी को, वे भी मंच पर आएं। प्रोफेसर कपिल कपूर जी, आज आप उनसे पहले सत्र में सुबह मिल चुके हैं। मैं एक बार पुनः उनका परिचय आपसे कराना चाहूँगा। आप भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान IIAS शिमला के अध्यक्ष हैं। इससे पूर्व आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उपकुलपति रह चुके हैं। आप इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में पूर्व कुलाधिपति रह चुके हैं। आप भाषा विज्ञान एवं संस्कृत समेत अन्य कई साहित्यों के प्रकांड विद्वान हैं। भारतीय ज्ञान परंपराओं पर आपकी पकड़ काफ़ी मजबूत है और आप ही के महत्वपूर्ण प्रयासों की बदौलत जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान एवं अंग्रेजी अध्ययन केंद्र की स्थापना हुई। आज ये 2 विभागों में विभक्त हो चुका है। आप भारतीय ज्ञान परंपरा और भाषा विज्ञान में 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित करा चुके हैं। मैं एक बार आपसे अनुरोध करूंगा, आप जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर कपिल कपूर जी का। मैं अथित शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा वे आएं और हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री कपिल कपूर जी का स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित है प्रोफेसर जगबीर सिंह जी। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक रहे हैं एवं CBSE के पूर्व कन्वेनर रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि हैं। मैं नैन्सी जी से अनुरोध करूंगा आप आएं और प्रोफेसर जगबीर सिंह जी का स्वागत करें। हमारे बीच प्रोफेसर रामदीप भारद्वाज जी उपस्थित हैं। आप भोपाल स्थित अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। हमारे कार्यक्रम के आज के अध्यक्ष भी आप हैं। मैं अनुरोध करूंगा अतीत शुक्ला जी से वे आएं और कुलपति जी का स्वागत करें। भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए एवं इसकी खोई हुई महत्ता को वापस याद दिलाने के लिए प्रोफेसर कपिल कपूर जी एवं उनकी टीम ने आदरणीय श्री जगबीर सिंह जी के साथ, जब वे CBSE में कन्वेनर रहे थे, उनके साथ मिलकर एक 11वीं एवं 12वीं कक्षा के लिए वैकल्पिक विषय पर कार्य किया और एक विषय तैयार किया जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा को छात्रों के बीच में और अध्यापकों के माध्यम से उन्हें अच्छे से सीखने में मदद कर सके। KTPI नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, इस नाम से उनका यह कोर्स है, सिलेबस है, जिसके बारे में हम अनुरोध करेंगे प्रोफेसर कपिल कपूर जी से वे आएं और हमें इस बारे में समझाएं। इधर नहीं दिखाओगे? हाँ, इधर दिखाएंगे ना, लगा दीजिए।
मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा लग रहा हूँ इसमें तो। हाँ, ये ठीक है। और इसको ऑन डाउन करने से आगे जाता जाएगा, है ना? ठीक है, ओरिजिनल कर दो। नहीं, ये है, ठीक है ना? एक बार फिर सबको नमस्कार। पहले इससे कि मैं कुछ और कहूँ, मैं अपने भाई साहब को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ ठीक तरह से। वो मेरी गलती है, मैंने बताया नहीं। एक तो ये उम्र में मेरे से 3 साल बड़े हैं, मैं 80 का हूँ, ये 83 के हैं। और हम लोग मिल के, दोनों हम लोग मिल के पंजाब में, खासकर पंजाब में जो बौद्धिक एक असंतुलन सा बना हुआ है और ऐसे लहरें चलती हैं कि भाई हिंदू अलग हैं, सिख अलग हैं, ये जो है उसके हम दोनों मिल के जगह जगह जाके हमने उसको काटा है। और इसमें भाई साहब ज़्यादा अग्रसर रहे हैं। भाई साहब संस्कृत, हिंदी और पंजाबी और अंग्रेज़ी सबके एक्सपर्ट हैं। अंग्रेज़ी में इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट लिखा था। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट रिटायर हुए थे। उसके बाद गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में ही हेल्ड दी गुरु ग्रंथ साहब चेयर। और उसके बाद ये जो फतेहगढ़ साहब में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, वहाँ ही वॉज ए प्रोफेसर ऑफ सिविलाइजेशन स्टडीज़ एंड ही इज़ ए लाइफ फेलो ऑफ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, है। और अलग बात है कि मेरे बड़े भाई हैं, हम इकट्ठी चलते हैं, म्यूचुअली सपोर्टिंग ईच अदर। ये जो कोर्स था, इसका जो विचार था, वो सीबीएसई में डायरेक्टर थी डॉक्टर साधना पराशर। पता नहीं, बताना मैं इसलिए नहीं बताना चाहता कि क्रेडिट सारा ही उसी का है। वो कई साल पहले, मेरे ख्याल में 32-33 साल, 35 साल पहले, 30 साल पहले उसने मेरे साथ पीएचडी की थी जेएनयू में। और बहुत अभी भी अब सीनियर डायरेक्टर इन द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वहाँ जाते रहते हैं। और वी हार्डली एग्रीड ऑन एनीथिंग, बट शी ऑलवेज केप्ट मी एज द एडवाइज़र ऑन एवरी सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट शी इंट्रोड्यूस्ड। तो क्योंकि वो मेरा रुझान जानती थी, उसने कहा कि सर अभी पॉसिबल है तो एक भारत की जो ज्ञान परंपरा है उसके ऊपर एक कोर्स डेवलप करते हैं। तो ये आइडिया उसका था। उसमें कन्वीनर भाई साहब थे और हम सब काफ़ी लोग, मैं, दनीनो जी और 10-12 लेडी टीचर्स स्कूल्स की और रिटायर्ड प्रिंसिपल्स। अद्भुत, मतलब कि इतने मेहनती, इतनी समर्पित कि मैंने एक बार मिनिस्टर साहब से कहा कि अगर वैसे 5 टीचर आप यूनिवर्सिटियों में ले आओ तो यूनिवर्सिटियों का उद्धार हो जाए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि जब काम चल रहा था, क्योंकि सब इकट्ठा करके मटेरियल ड्राफ्ट बनाना वही बनाती थी, तो मुझे रात को कई बार 2-2:30 बजे मेल आती थी कि सर इतना मैंने कर लिया है, बाकी मैं सुबह 6 बजे भेजूँगी। कैन यू इमेजिन इतनी मेहनत करना? एंड इट वॉज ऑल, you know, it was not on a profit basis, no honorarium. जी, जाते थे, ट्रैवल देते थे उनको भी, और खाना वाना खाते थे, बस दैट्स ऑल। अच्छे काम हमेशा इसी तरह होते हैं जिसमें आप मतलब धन नहीं लेते। तो जैसे भाई साहब मेरे साथ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म में भी थे, 11 वॉल्यूम का था। उसमें जब मुझे कहा गया फाइनली 2005 में कि आप इसको पूरा करो, ये 27 साल से चल रहा है, हो नहीं रहा, तो मैंने जो शर्त रखी थी, पहली शर्त ये थी कि मैं पैसे नहीं लूँगा, और दूसरी ये थी कि मुझे आप सलाह नहीं देंगे कि किससे काम करवाना है, और तीसरा जब मैं कहूँगा कि अब ये छप सकता है तब छपेगा। वो मान गए। पहले तो बड़ा कहा कि ये क्या, इतने हम तो इतने एडिटर्स रखे, इतने पैसे दिए आप। तो हमने कहा कि अगर उसमें क्या होता है कि अगर आप पैसे ले लो तो फिर हर महीने आदमी चेक की इंतज़ार करता है, और फिर सोचता है यार इतने पैसे आ रहे हैं तो जल्दी क्या है ना, 2 साल की बजाय 4 साल में कर देंगे।
तो इसलिए पैसे नहीं लेंगे। और वो भी बहुत बढ़िया, कभी पता नहीं किसी ने देखा कि नहीं, 11 वॉल्यूम में है, कभी देखिएगा मौका मिले। आउट ऑफ प्रिंट हो गया है, इट गॉट सोल्ड ऑफ सो क्विकली, बड़ा ब्यूटीफुली प्रोड्यूस्ड है। ये जो नॉलेज ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिया में, इसमें जो हमारा आइडिया था वो बेटा आशुतोष, वो लगाई नहीं, वो जो पेन ड्राइव एक पेन ड्राइव दी थी मैंने, आशुतोष जी को दी थी लगाने के लिए। उसमें पूरे मॉड्यूल्स हैं। ये 2 भाग में है, पहला भाग 11वीं क्लास के लिए और दूसरा भाग 12वीं क्लास के लिए। इसके कुछ सिद्धांत हमने रखे कि हम पूरे वॉल्यूम्स में विशेषण का इस्तेमाल नहीं करेंगे। विशेषण का, ही वॉज ए ग्रेट थिंकर, दिस वॉज बिफोर यूरोपियन थिंकर डिड। ना हम कोई श्रेयस लेंगे, ना हम कोई विशेषण का प्रयोग करेंगे, हम फैक्चुअल स्टेटमेंट्स करेंगे। जैसे हमने जब मैथमेटिक्स का मॉड्यूल बनाया तो भास्कर आचार्य, ब्रैकेट में उसकी डेट दे दी। उसके बाद हम मिनिमम स्टेटमेंट में कहेंगे कि इस थिंकर ने क्या कंट्रीब्यूट किया, और उसका प्रमाण उसके ओरिजिनल ग्रंथ में से संस्कृत एज वेल एज अंग्रेजी ट्रांसलेशन में प्रमाण देंगे। बस ये काम करेंगे। और जो बच्चे पढ़ेंगे, जो जैसे यूक्लिड पढ़ेंगे जब, तो वो कहेंगे कि अरे ये तो हमारे इंडियन जो सुलभ सूत्रों में भी आता है। पर हम नहीं कहेंगे कि सुलभ सूत्रों में वही थियरम, पाइथागोरस थियरम जो है वो सुलभ सूत्रों में है, हमने नहीं कहना। हम सिर्फ डिस्क्राइब करेंगे, और जब बच्चे पढ़ेंगे तो वो उसको अपने आप देखेंगे। और लाइक ए स्कूल टेक्स्ट बुक, उसमें हमने काफ़ी एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज़ जो फेमिलियर हैं स्कूल टेक्स्ट के साथ, वो सारी उसमें दी, और इलस्ट्रेट किया, हर एक चीज़ को इलस्ट्रेट किया। जैसे मेटलर्जी का जो मॉड्यूल था, तो आपको शायद हैरानगी होगी ये जान के कि जिसे वुड्स स्टील कहते हैं, जिसमें यूरोप का आपका मोस्टली स्टील सारा वुड्स स्टील से बनती है, उस टेंसाइल स्टील होता है, वो टेंसाइल, उसमें ऐसे बेंड करने की बड़ी शक्ति होती है। तो वुड्स स्टील यूरोप में 1850 में पहली बार बना, पर भारत में ईसा से पहले से वुड्स स्टील बन रहा है। ये जो जिन तलवारों के साथ अरब्स ने दुनिया कांकर की, इस्लामिक आर्मीज़ ने, उन तलवारों का स्टील जो था वो इंडिया से आता था। इसलिए अरेबिक में तलवार का नाम है हिंदसी, और जो न्यूमरल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, वो है हिंसे कहते हैं ना, मतलब वो न्यूमरल इंडिया से आए, हिंद से, और वो जो स्टील है वो भी हिंद से आया। और जो वुड्स स्टील इंडिया में बनता था, वो हमारे जो लोहार थे ट्रेडिशनल भट्टी में बनाते थे, और आज भी बनता है। तो हमने उसमें फ़ोटो दी हुई है बेलारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक की, और उसमें दिखाया हुआ है कि एक लोहार किस तरह भट्टी में वही स्टील बना रहा है। तो आप सिद्धांत हमारे समझे, हमने कोई तारीफ़ नहीं करनी, हमने ये नहीं कहना कि हम पहले हमने किया उन्होंने बाद में किया। ये चीज़ें उनको डिस्कवर करनी चाहिए। मैं जब काफ़ी यंग था तो मैं आर्टिकल लिखे, तो एक बिमल कृष्ण मतीलाल जी बड़े ग्रेट फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, जो कि राधा कृष्णन जी के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही वाज स्पार्डिंग प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी, मतीलाल जी। तो वो इंडिया आए, 66-67 की बात है। तो मैं उनको मिलना चाहता था, तो उनसे रिक्वेस्ट करी मैंने जाके ऑफिस में, तो उन्होंने कहा आ जाओ। बूढ़े टीचर जनरली यंग बच्चों को, स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं। तो मैंने उनको एक आर्टिकल अपना पहले ही भेजा था, तो वो उन्होंने हाथ में लिया हुआ। तो मैंने कहा जी आपसे मुझे सलाह लेनी है, मुझे एडवाइस करिए।
उन्होंने कहा बेटा कभी भी इंडियन थॉट को वेस्टर्न थॉट के साथ कंपेयर ना करो कि यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है, ऐसे कोई नहीं। सिर्फ इंडियन थॉट को एक्सपाउंड करो, बताओ क्या है। वो अगर मिलता है तो यूरोप वालों को देखने दो कि मिलता है, हम क्यों कहें, उनको देखने दो कि मिलता है। वो मैंने गांठ मार ली। और जिन्होंने कभी मेरा लिखी हुई कोई चीज़ें देखी होंगी, तो मैं कभी कोई भी रेफरेंस नहीं देता, कभी किसी वेस्टर्न टेक्स्ट का रेफरेंस नहीं देता, और कभी मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं करता। यही प्रिंसिपल हमने यहाँ अप्लाई किया, और हमने सिर्फ अपने ही ज्ञान ग्रंथों में से अपने ही थिंकर्स की टेक्स्ट को दिया। आसान नहीं था इसको स्कूलों में लगाना, क्योंकि कपिल सिब्बल जी थे एजुकेशन मिनिस्टर, पर देखिए आई मस्ट से ही एनकरेज्ड इट। और थोड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ कि जब हमारी सरकार आई उसके बाद ये बंद हो गया। ये भी एक बड़ी आयरनी है। इसके साथ कई खेल खेले गए कि इसको तोड़ के छोटा छोटा करके बांट के कुछ फिजिक्स में लगा दो, कुछ केमिस्ट्री में। जैसे कोई कार पुरानी हो जाती है ना, उसका एक टायर लगा के इधर लगा दो, उसका मीटर निकाल के उधर लगा दो। तो मैं एक बार मिनिस्टर साहब को मैंने कहा जी आप छेड़ो मत इसको छेड़ो मत, अरे सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने कहा ये तो इतना सिंप्लीफाइड वे में हमने किया हुआ है कि इसको सिंप्लीफाई कोई हमसे ज़्यादा सियाना आदमी कर सकता है, और आपको ज़्यादा लोग मिलेंगे नहीं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। एनसीईआरटी में दिया उन्होंने, तो एनसीईआरटी वालों ने कहा जी हमने लेसन लिखे हैं। एनसीईआरटी को कहा कि आप इसको देख के पैरेलल टेक्स्ट बनाओ। आई डोंट नो, द रीज़न वाज दे थॉट कि ये कांग्रेस के ज़माने में बना हुआ है। दैट इज, आई मीन हाउ दैट डज मैटर। देखो बनाया किसने और देखो है क्या, भारतीय ज्ञान परंपरा सारे। तो एनीवेज उसके बाद अभी जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो दब जाती हैं, पर वो ख़त्म नहीं होती, वो फिर अपने आप ही उभरेंगी निकलेंगी बाद में। इसको ओपन स्कूल वाले आजकल, नेशनल ओपन स्कूल वाले इसको सामने रख के छोटे छोटे बना रहे हैं स्कूल के लिए। तो इसका प्रयोग इधर उधर तो हो रहा है। स्कूलों में 11वीं 12वीं में एक कष्ट ये आया कि यूनिवर्सिटियाँ रिकॉग्नाइज़ नहीं करती इसको एज ए सब्जेक्ट, क्योंकि यूजीसी का सब्जेक्ट नहीं है। तो यूजीसी अफसर नहीं है, तो जिसने ये कोर्स किया वो जब बीए ऑनर्स में एडमिशन लेगा तो उसको इसका क्रेडिट नहीं मिलता। तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़नी थी कि भाई आप यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को कुछ को मिल के या यूजीसी के थ्रू उनको कह के इसको रिकॉग्नाइज़ कराओ, तो वो हुआ नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप सब लोग सूनर और लेटर यू विल बी इन ए पोजीशन ईदर एज टीचर्स टू यूज़ इट और एज एडमिनिस्ट्रेटर्स टू एडमिनिस्टर इट, और मे बी यू विल ऑल्सो रीच पोजिशंस वेयर यू कैन डिसाइड व्हाट थिंग्स कैन बी डन। तो ये, और एक और चीज़, थोड़ा ज़माना इस विचारधारा के विरुद्ध था वो जब ये बनाया गया। तो जो सीबीएसई की जो करिकुलम कमेटी थी जिसमें ये अप्रूव होते हैं नए कोर्स, उसमें हमको पता था कि 5 प्रकार के लोग इसका विरोध करेंगे। मैं आपको बताऊंगा नहीं वो 5 प्रकार क्या, क्योंकि क्या फ़ायदा, हम सब जानते हैं कौन से 5 प्रकार के लोग हैं जो हमारा विरोध करते हैं। तो जगबीर सिंह जी को हमने जिम्मेवारी दी कि आपको इसको स्टीयर करना है करिकुलम कमेटी में। तो इनका एक तो ये था कि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, है ना, तो मेजॉरिटी वाली बात गई। दूसरा इन्होंने ये कहा कि भाई आप तो सब लोग अंग्रेज़ी बोलते हो, अंग्रेज़ी तो मुझे भी आती है, प्रोफेसर तो मैं पंजाबी का रहा हूँ पर मैं हिंदी में बोलूँगा। ये भी वो बड़ा, उसका बड़ा एक इम्पैक्ट हुआ। और इन्होंने किताब खोल के कुछ थिंकर्स के नाम लेके उनका क्या विचार था वो बताया, और कहा, आई थिंक उस वक्त आप 75 साल के थे, कि मैं 75 साल का हूँ, मुझे नहीं पता ये कि हमारे देश में ये ज्ञान है, मुझे नहीं पता तुम्हारे बच्चों की क्या हालत होगी।
आप जितने बैठे हो आप बताओ, आपको किसी को पता था? किसी को नहीं पता। तो वो पास हो गया, पास हो गया। तो ये बेसिकली इसमें, इसको कहाँ बेटा, इसको ऑन करो। हाँ सॉरी, उन्होंने कहा, इसका नाम रखा था इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस, इंडियाज नॉलेज ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस, ये रखा था। उन्होंने कहा ये इंडिया हटा दो पहले, इसको एंड पे कर दो, नॉलेज ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया। उनको इतनी समझ नहीं आई कि अंग्रेजी में फर्स्ट प्लेस और लास्ट प्लेस दोनों प्रोमिनेंट होते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ने कहा ठीक है एंड पे रख देते, एंड पे रख दिया। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट, हर 21 मॉड्यूल है, मतलब 21 सब्जेक्ट हैं 11वीं 12वीं के लिए। एक जो प्रॉब्लम आई, जो जिन स्कूलों 50 स्कूलों में इसको ट्राई किया गया, मैं आपको बताऊं उस करिकुलम कमेटी में मॉडर्न स्कूल की जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने कहा कि ये कोर्स ऑप्शनल नहीं, ये कोर्स कंपलसरी होना चाहिए स्कूलों में। मॉडर्न स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि ऑप्शनल नहीं, कंपलसरी होना चाहिए। हुआ नहीं, ऑप्शनल भी निकल गया बाद में। पर जहाँ चलाया गया वहाँ प्रॉब्लम आई क्या कि इसको पढ़ाएगा कौन, क्योंकि जो हमारे टीचर्स हैं वो तो इंडियन नॉलेज, इंडियन थॉट में तो ट्रेंड है ही नहीं। अच्छा, केमिस्ट्री का टीचर है तो एक मॉड्यूल जो है उसमें केमिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स भी है, ये भी है, तो किताब एक है, तो इसको, इसका सब्जेक्ट है, इसको कौन पढ़ाएगा? तो इसके लिए कलेक्टिव टीचिंग चाहिए, कलेक्टिव टीचिंग। केमिस्ट्री का टीचर केमिस्ट्री वाला मॉड्यूल पढ़ाएगा, मैथमेटिक्स वाला टीचर मैथमेटिक्स का मॉड्यूल पढ़ाएगा। और हम लोग प्लान कर रहे थे उस वक़्त एक रिफ्रेशर कोर्स फॉर द टीचर्स। और फिर सरकार बदल गई, सरकार बदल गई, तो सरकार बदलने से आपको पद बदली, और उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो वहाँ उस वक्त लेडी चेयरमैन आई, उसको फॉर सम रीज़न साधना से बड़ी चिढ़ लग गई, क्योंकि जिससे बात करे वो साधना का नाम ले। तो उन्होंने साधना को ट्रांसफ़र कर दिया अजमेर, दिल्ली से हटा के। वो 2-2.5 साल वहीं रही। तो वो ये जो कोर्स था फिर ये बैठ गया थोड़ा। हम लोग क्या, हमारा क्या, हम तो स्टेक नहीं था, हम तो 1-2 बार मीटिंग में किसी में गए। खैर बाद में जावड़ेकर जी से 2-4 बार मेरी बात हुई इसके बारे में। उन्होंने ट्राई किया एनसीईआरटी वालों को, तो उन्होंने एनसीईआरटी को कहा कि कपिल कपूर जी को बुलाओ, उनको वो दिखाओ जो आपने लिखा है। उन्होंने मुझे दिखाया। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भाई कोई काम नहीं कर पाते, पर इतना मेहनत लगती इन चीज़ों में। मैंने उनके पहले पैराग्राफ के ऊपर 4 पेज की गलतियाँ निकाली पहले पैरे पर, और वो उनको भेज दी डायरेक्टर को और मिनिस्टर को भी भेज दी। मैंने कहा इनके बस का है ही नहीं, ये नहीं कर सकते, दे कैन नॉट डू इट। तो ये सारा इसका बैकग्राउंड है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इसका, इसमें एक है, बेटा तुम ही पढ़ना, मेरे से पढ़ा भी नहीं जाता। 11 and 12, 6, 9, 19 एक होगा, इसमें फाइल होगी 11 and 12, 6, 9, 19 है ना? नहीं मिली? 11, 19 ताली तो थी मैंने भाई। ये क्या है? 11 इंडियन लैंग्वेज एंड एजुकेशन। हाँ, नहीं ये नहीं बेटा, ये नहीं। लेट मी सी, मैं ज़रा रीडिंग करते वक्त अपनी रीडिंग ग्लास उतारने पड़ते हैं मुझे, है ना? मैं इसको देख, इसमें है बेटा, डेफिनेटली है। सर्च है इसमें? हाँ सर्च ही किया हुआ है सर, 11 ही सर्च किया हुआ है मैंने। 11 रोमन, ओके 10 और 1।
एंड 12 ये देखा है ना? हाँ, इसको खोलिए। क्लास 11। ये 11 का है, दिखाइए ज़रा। ये तो इसमें दिखेगा नहीं इनको। लाइट्स लाइट थोड़ी ऑफ करा दीजिए, एक दो थोड़ी सी। 11वीं क्लास के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें, दिस इज एस्ट्रोनॉमी फर्स्ट। पहला है एस्ट्रोनॉमी, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है इंडियन लिटरेचर, चौथा है इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम्स, पांचवा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, छठा लाइफ साइंसेस 1, सातवां लाइफ साइंसेस 2 बोला छठाई, देन मैथमेटिक्स, मेटलर्जी, म्यूजिक एंड देन थिएटर एंड ड्रामा। ये सब्जेक्ट्स हैं 11वीं क्लास के लिए। और 12वीं का देखो, एग्रीकल्चर, हाँ, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, डांस, एजुकेशन, एथिक्स, मार्शल आर्ट्स, लैंग्वेज, पेंटिंग, सोसाइटी, स्टेट एंड पॉलिटी एंड ट्रेड। तो ये समझिए कोई 21 सब्जेक्ट्स आर कवर्ड। अब इसमें काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हैं, मतलब जैसे एनवायरनमेंट के ऊपर, क्योंकि पश्चिम वाले लोग क्या करते हैं, पहले चीज़ को ख़राब करते हैं, फिर उसको ठीक करने के लिए डिपार्टमेंट खोल देते हैं। पहले एनवायरनमेंट गंदी कर दी, फिर इकोलॉजी के डिपार्टमेंट खोल दिए। पहले पानी गंदा कर दिया, वहाँ की नदियाँ इतनी सुंदर हैं पहाड़ों में, पर किसी में आप ना पी सकते हो ना नहा सकते हो, इतना केमिकल होता है। तो फिर वो उसको वाटर कंजर्वेशन एंड वो ज़्यादा करते हैं। हमारा जो वे ऑफ लाइफ था वो, क्योंकि उनके लिए नेचर, वेस्ट के लिए नेचर इज़ एन एडवर्सरी, गॉड इज़ ऑल्सो एडवर्सरी। पहले गॉड वॉज एडवर्सरी, देन रेनेसां में गॉड इज़ डेड, देन नेचर बिकेम एडवर्सरी। और डेकार्ट का किताब है ऑन मेथड, वो कहता है द गोल ऑफ नॉलेज इज़ टू बेंड नेचर टू मैन्स पर्पस। उसको बेंड करो, इतना बेंड किया नेचर को कि बाद में एनवायरमेंटल साइंसेस खोलनी पड़ी। नेचर को बेंड करो, नेचर को कंट्रोल करो, नेचर से का यूज़ करो, एक्सप्लॉइट करो। आपको पता होगा कि पहले पंजाब में शुरू में 2 मेन क्रॉप्स किसान लेते थे, 2, और बीच में एक क्रॉप होती थी जो चरी जिसको कहते थे, वो नाइट्रोजन वाला प्लांट होता था, वो जानवरों के खाने के काम आता था। तो 2 क्रॉप्स मेजर होती थी, बीच में जानवरों के लिए होती थी। और वो जो क्रॉप थी वो ज़मीन को नाइट्रोजन देती थी, एनर्जी देती थी। आजकल 5 क्रॉप लेते हैं ज़मीन से, 5। और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो तो बड़ी फेमस हो गई है बात, देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड बट देयर इज़ नॉट एनफ फॉर एवरीबडीज़ ग्रीड। तो वो जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ वो असल में ग्रीड रेवोल्यूशन था। वो था बढ़ाना, कंजम्पशन बढ़ानी, खाना बढ़ाना, कंजम्पशन बढ़ाना। तो उसमें क्या हुआ कि केमिकल्स डाल के ज़मीन में, केमिकल्स, जबकि एनी प्लांट, कोई भी प्लांट, 97% ऑफ इट्स एनर्जी इट ड्रॉज फ्रॉम सन एंड वाटर एंड अर्थ। 97, ओनली 3% के लिए इतना केमिकल डाला गया कि पंजाब में, एक तो केमिकल डालने से पंजाब में वो केमिकल इतना चला गया नीचे कि पानी में चला गया। आजकल एक गाड़ी चलती है गुरदासपुर से चंडीगढ़, उसका नाम है कैंसर एक्सप्रेस। कैंसर एक्सप्रेस, फार्मर्स में कैंसर। और दूसरा ये हुआ कि अगर आप 5 क्रॉप लेते हो और पैसा कमाना है, तो जहाँ पे पहले चावल नहीं बीजा जाता था, चावल बीजा जाता था बिहार जैसी स्टेट में, ईस्ट यूपी में, जहाँ वर्षा बहुत होती है, तो हरियाणा में, पंजाब में चावल बीजने लग गए। तो ज़मीन से पंपों से पानी निकाल के वो इतना हो गया कि अब वाटर लेवल हैज़ फॉलन सो मच कि ड्रिंकिंग, और उसमें इतना केमिकल है कि ड्रिंकिंग वाटर हैज़ बिकम ए प्रॉब्लम, बीमारियाँ। तो ये तो डेवलपमेंट के का जो प्लस एंड माइनस है, ये सब थोड़ा थोड़ा हमने इन चीज़ों का जिक्र किया है, ज़्यादा नहीं। तो जो मॉडर्न कंसर्न्स हैं वो इनमें आती हैं, पर हम अपने ग्रंथों से, शास्त्रों से ही वो चीज़ें दी हैं।
तो ये 24 के 24 इसमें रहे। अब इसका अगर आप स्वरूप देखें कि कितना इंडियन स्वरूप है, तो मैं लिटरेचर का क्योंकि मुझे आशुतोष जी ने कहा परसों चौथ के अगर आप पीपीटी बना लें परसों शाम को, और मैं तो कल किसी मीटिंग में था, तो मैंने दनीनो जी को अहमदाबाद में मेल भेजी कि आप मुझे लिटरेचर का पीपीटी अपने स्टूडेंट से बनवा के भेजिए, और उन्होंने कल सुबह मुझे भेजी बनवा के। तो वो पीपीटी है, ये लिटरेचर का कोर्स है। इसमें पूरा आनंद आपको नहीं आएगा, क्योंकि एक तो एक पीपीटी में पूरी जो हमने टेक्स्ट दी हैं, पोएम्स दी हैं, वो सारी नहीं आ सकती। दूसरा जो हमने फ़ोटो दी हैं, फोटोग्राफ्स, जैसे मैं अभी बताऊंगा आपको, पहले इंट्रोडक्शन है इंडियन लिटरेचर का, एक मॉड्यूल है। अब हम ये अपने स्टूडेंट्स को भारतीय साहित्य के बात बता रहे हैं। अब भारतीय साहित्य में देखिए पहला कि भारत का जो साहित्य है वो बेसिकली मौखिक है। 1576 लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कभी 1457 कहता है। उनको अपनी भी गिनती पे सर्टेनिटी नहीं होती। फ्रॉम वन कंसेंसस सेंसस टू अनदर दे चेंज द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, पर इतनी भाषाएं हैं नहीं, ये बोलियां हैं। और देश में 5 ही प्राकृत हैं, बस 5 प्राकृत हैं। अब जैसे मैं अमृतसर से चलूं, जो मेरा घर अपना है, जहाँ मैं पैदा हुआ, जो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, ऐसी भाषा बोलता रहूँ तो मैं बोलता हुआ अमृतसर से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, ये सब इलाका मेरा इसी भाषा में कवर हो जाता है। वो कहा गई 1476 भाषाएं। तो ये बांटने का जो भेद बुद्धि, जो सुबह मैंने कहा कि ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, बजाय देखने के कॉमन क्या है। आफ्टर ऑल इतनी पुरानी सिविलाइजेशन, आपको पता है यूएनओ ने कहा है कि 46 सिविलाइजेशन हुई हैं मानव इतिहास में, 46 सिविलाइजेशंस। सिर्फ एक सिविलाइजेशन हमारे वाली, ये सिविलाइजेशन ही कंटिन्यू कर रही है, बाकी सब खत्म हो गई। तो हम लोग अपनी गलतियां तो बहुत निकालते हैं। हमारे यहाँ सब कुछ खराब है, औरतों के साथ बड़ा धक्का होता है, गरीबों के साथ बड़ा धक्का होता है, दलितों के साथ धक्का होता है ना, और पावट बुड़ी, ये सब करते रहते हैं, बुराइयां गिनाते रहते हैं। अगर आप कभी सोशल साइंसेस का 10वीं 11वीं का पेपर देख के देखो, तो आप समझ जाओगे कि बच्चों को यही पता लगता है कि हम बड़े खराब देश में रहते हैं, हमको यहीं से कहीं और चले जाना चाहिए। पर मैंने खानपुर कला में, जहाँ मैं 4 साल था, हरियाणा का गांव, वहाँ लड़कियों की ग्रामीण विश्वविद्यालय था, लड़कियों का 7000 लड़कियाँ पढ़ती थी, कच्ची पहली क्लास से लेके पीएचडी तक था। और क्लियर आइड गर्ल्स, नॉट एट ऑल सेल्फ कॉन्शियस, वेरी स्ट्रांग। हरियाणा की लड़कियों को तो आपने देखा ही है ना, कि रेसलिंग में, बॉक्सिंग में और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सब में आगे हैं। ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीते, और रेसलिंग में भी गोल्ड मॉडल, और बॉक्सिंग में गोल्ड मॉडल। और एक चीज़ नोट करिएगा, अगली बार जब कोई इंडियन लड़की गोल्ड मेडल जीतती है, तो वो जब पोडियम पे खड़ी होती है तो वो सिमट के खड़ी होती है, सिमट के, कल्चर के अनुसार। और 2-3 बार अभी वो जो बीपी सिंधु जो जीती है, जब वो नेशनल एंथम गाई जाती है तो उनको आंसू आ जाते हैं। तो ये कम्युनिटीज़ हैं जिनके इतना एनर्जेटिक कम्युनिटीज़ हैं। तो हमारा जो साहित्य है वो बेसिकली मौखिक है, क्योंकि अब महाभारत तो आप कहोगे छपा हुआ है, पर वो ओरल ग्रंथ है, मीटर में, और जगह जगह महाभारत की इनंसिएशन होती है, उसे गाया जाता है, रिसाइट किया जाता है। जैसे पांडवानी आपने देखी होगी मध्य प्रदेश का, वो उस पोर्शन को गाती है और परफॉर्म करती है। हमारा लिटरेचर अगर आप करना ही चाहते हो तो कहो कि भारतीय साहित्य 2 प्रकार का है। एक शहरी आधुनिक साहित्य जो लिखित है, और जिसकी थीम्स वेस्ट से लाए हुए हैं,
और जिसकी फॉर्म्स वो भी वेस्ट से हैं। जैसे जितने शहरी साहित्य की किताबें हैं उसमें जो लिखा हुआ है उसमें एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी, एग्जिस्टेंशियलिज्म, मतलब प्रॉब्लम्स जो हैं कि आइडेंटिटी की प्रॉब्लम, अस्मिता का प्रकोप है ना, मैं क्या हूँ। अब ये मैं तो हमारी संस्कृति में होता ही नहीं। मैं बचपन में जब अगर 2-4 बार मैं कहता था तो मेरी माँ कहती थी तू बकरा है, मैं करता रहता है। मैं का प्रयोग नहीं करना है, हमारी संस्कृति नहीं करते। और किसी को आप कहो कि तूने बड़ा अच्छा काम किया तो वो आगे से कहेगा हो गया जी, हो गया। ये नहीं कहेगा हाँ जी मैंने बड़ी मेहनत की। नोबडी विल से दैट। ये कल्चरल मैट्रिक्स है एक, जिसके अनुसार ये चीज़ें चलती हैं। तो एक तो मौखिक है, दूसरा जो रिटन लिटरेचर है, जो है महाभारत है, छपा हुआ बाद में, पांडुलिपियाँ हैं, पर ये मौखिक है। वाल्मीकि रामायण मीटर में, हमारे यहाँ डिक्शनरियाँ भी मीटर में हैं। कोश, शब्द कोश जो हमारे हैं, अमर कोश जैसे, वो भी मीटर में हैं। लोग जवानी, क्योंकि ओरल ट्रेडिशन में ग्रंथों को याद किया जाता है, रखा जाता है दिमाग में, और इसलिए बड़े सूक्ष्म ग्रंथ होते हैं। और जो बड़े होते हैं उनके पोर्शंस याद होते हैं। परफॉर्मर्स, अभी कुछ दिनों में हमारे इसमें इंस्टीट्यूट में एक उत्तराखंड के जो महाभारत परफॉर्मेंस का होगा, तो उसमें जो लड़के पोर्शंस में गा के सुनाते हैं वहाँ उत्तराखंड में 3 महीने महाभारत की परफॉर्मेंस होती रहती है, चलते फिरते। इधर से शुरू करेंगे, चलते जाएंगे। तो उसमें ओरैलिटी और उसमें परफॉर्मेटिव, तीसरा जो शब्द लिखा हुआ है कि परफॉर्मेटिव है हमारा लिटरेचर। हमारे शब्द हैं श्रव्य प्रेक्ष। भारत का साहित्य श्रव्य प्रेक्ष, श्रव्य सुना जाता है, प्रेक्ष देखा जाता है। इसलिए टेलीविज़न की इन्वेंशन वेस्ट ने हमारे लिए की, उनके लिए नहीं, हमारे लिए। वो बड़ा यूज़फुल है कि आप देखिए कि टीवी के आने के बाद कितने लोगों को महाभारत की कहानी पता लग गया, कितने लोगों को रामायण पता लग गई। रामायण जब उन्होंने बनाई तो हमारे यहाँ पुराणों के ऊपर आते हैं। पढ़ना मुश्किल है, संस्कृत में भी हो, जिसमें भी हो। इतने बड़े ग्रंथ कौन पढ़ सकता है? आजकल तो कोई पढ़ता ही नहीं। आजकल जो गूगल महाराज जो बता दें थोड़ा बहुत, वही काफ़ी रहता है, पढ़ता तो कोई नहीं। पर जब टीवी पे आती हैं चीज़ें और वो श्रव्य प्रेक्ष फॉर्म में आती हैं, तो हमारा साहित्य ज़्यादा वो है। तो रामायण महाभारत का मैंने उसमें किताब में उन्हें जिक्र किया है, उसमें पूरा वाल्मीकि वगैरह का दिया हुआ है कि भाई ये क्या है। उसके बाद 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स, तीन बातें हमारे साहित्य के बारे में जाननी चाहिए। पहली कि हमारा भारतीय साहित्य विविध भाषाओं में है, पूरी भाषाओं में। अभी शेड्यूल 8 लैंग्वेजेस भी छोड़िए, उसके बियॉन्ड नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ नागा लोगों की 9 नागा लैंग्वेजेस हैं, 9, और 9 की 9 में मौखिक साहित्य है, मौखिक साहित्य है। आजकल अब नॉर्थ ईस्ट में या दूसरी जगह क्या हो रहा है कि ओरल लिटरेचर को रिटन, उसको ट्रांसक्राइब करके लिखने की कोशिश होती है। पर कई लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं। पर वीडियो में भी एक परफॉर्मेंस का आपने वीडियो बना लिया तो उसका भी कैरेक्टर बदल गया। कैसे? वो वीडियो में वो फ्रोज़न हो गया, फ्रोज़न। पर जब ड्रामा होता है तो एक शो के बाद दूसरा शो, वही एक्टर, वही टेक्स्ट, पर कोई भी 2 परफॉर्मेंसेस एक जैसी नहीं होती, उनमें एक्सटेंशन होती है, कुछ होता है, मतलब कुछ ना कुछ बदलाव। तो वो जो डायनामिज्म, जो जीवंत एलिमेंट होता है परफॉर्मेंस लिटरेचर में, वो अंडर द प्रेशर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन वो थोड़ा थोड़ा आजकल डेंजर में है। हमने अपनी भारतीय भाषा नीति पे, मैंने मिनिस्ट्री के लिए रिपोर्ट बनाई थी, तो मैंने उसमें कहा कि हमको ओरल ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने के लिए स्पेशल एफर्ट करनी चाहिए कि किस तरह हो। हमें उन आर्टिस्ट और उन फॉर्म्स का किसी तरह उनको मेंटेन करना
बड़ा मेजर काम है, पर इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वैल्यू एंड व्हाट यू डोंट वैल्यू। तो पहला फीचर है कि सब भाषाओं में, राजशेखर ने काव्य मीमांसा में, काव्य मीमांसा 7वीं शताब्दी का ग्रंथ है, उसमें उसने काव्य पुरुष की अवधारणा की है। काव्य पुरुष, तो उसका यहाँ वो संस्कृत है, ये भाषाएं हैं, ये द्रविड़ भाषाएं हैं, ये हैं पैरों में भी पैशाची भी जो कि अफ़गानिस्तान के उत्तर में बोली जाती है, उसमें भी, उन सब में साहित्य है। तो जो भारत का काव्य पुरुष है वो इट इज़ नॉट मेड अप ओनली ऑफ संस्कृत, सारी भारतीय भाषाओं में साहित्य है। तो दूसरा के हर रीजन में, हर भाषा के, एक तो सारी भारतीय भाषाओं के साहित्य में एकात्मता है, क्योंकि हर भारतीय भाषा के साहित्य में कहानियाँ या पोर्शन, जिन्हें पैट्रियार्कल टेक्स्ट कहते हैं, महाभारत या रामायण से लेके कहानियाँ आजकल तक, जैसे प्रतिभा रे ने पांचाली नॉवल लिखा द्रौपदी पर महाभारत से, और सावंत जी का वो है मृत्युंजय कर्ण के ऊपर है, कई भाषाओं में, तेलुगु में, नॉर्थ साउथ में। मुझे थोड़ी कई बार, बिकॉज शुगर क्यूब्स, ये शुगर तो नहीं होगी कहीं आसपास ना? कैन यू गेट सम शुगर समवेयर? My sugar level falls and then I have to hold on and stop or something. हाँ जी, हाँ, this is okay, this is good. हाँ, देखो ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ऐसे भी हो जाएगा। नहीं, 2 मिनट तो रेस्ट कर। ऐसे है कि मैं कंटिन्यू करूँगा। मैं तो कपिल कपूर जी का शिष्य हूँ, ये तो मुझे मान देते हैं बड़े भाई का। उम्र में मैं बड़ा हूँ 2-3 साल, लेकिन विद्वता में इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और मैं इनका शिष्य बना हूँ, इसकी भी एक कहानी है। मैं तो मेरी ज़िंदगी में 3 मोड़ आए हैं। 1937 में जन्म हुआ मेरा, कॉलोनियल दौर में। तो मैंने 47 का सारा, वो 10 साल का था, मैंने सारा देखा कि कैसे अंग्रेज़ों ने हमें डिवाइड किया, सिर्फ देश को नहीं, कम्युनल डिवाइड में हमें हिंदू सिख मुसलमान में डिवाइड कर दिया। और उसके बाद मेरी जो यात्रा शुरू होती है, मैं दिल्ली आ गया, मेरे पिताजी वहाँ थे। हम बात कर रहे हैं ना कि भारतीय ज्ञान परंपरा हमें किसी ने पढ़ाई ही नहीं। सर ने अभी बताया कि जब हमने डिफेंड किया, मेरे पुराने मित्र थे वहाँ उसमें बैठे हुए, उन्होंने तो नाम नहीं लिया, मैं नाम ले लेता हूँ। वो मेरे लेफ्टिस्ट दोस्त थे, क्योंकि मैं भी उनका फेलो ट्रैवलर रहा हूँ 21 साल की उम्र के। इट इज़ गुड टू बी ए कॉमरेड इन यंग एज। लेकिन सर ने मेरा वो मार्क्सिज्म धो दिया, क्योंकि जो अपनी जड़ों से जो जुड़ेगा उसको पता चलेगा कि हम क्या हैं। एक उर्दू शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। वो नज़म बड़ी अच्छी है। वो कहता है कि मैं कौन हूँ मुझे ज्ञान नहीं, मैं क्या हूँ ये भेद भी मुझे मालूम नहीं। वो एक पल ही था जिसमें मेरी तख्लीक हुई थी, लेकिन हर पल तो गुजर जाता है और हर घड़ी एक नया पल मेरे पहलू में बैठ जाता है और मुझसे पूछता है कि तू क्या है। अब मैं क्या कहूँ कि मैं क्या हूँ, क्योंकि मैं वो नहीं जो अभी पिछले पल था।
तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में 3 परिवर्तन कैसे आए। जब मैं मैट्रिक में था 52 में, उस वक्त हमें कोई ज्ञान परंपरा नहीं पढ़ाई जाती थी, सिर्फ लाइब्रेरी में हमें सुविधा थी कि वहाँ जाके कुछ पढ़ें। लाइब्रेरी में मुझे 2 किताबें मिली जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। एक, पहले शुरू में तो मैं जासूसी नावल पढ़ता रहा, रोमांटिक नावल पढ़ता रहा, जैसे कि शुरू में होता है 15-20 साल की उम्र में। एक बार मेरे को आ गया कि योगा। मैंने देखा कि योगा क्या होता है। मैंने देखा कि उसमें योग की जो शिक्षा थी वो बॉडी के लिए बड़ी अच्छी है। तो आप हैरान होगे कि 65 साल से मैं योग कर रहा हूँ, मैंने कोई एलोपैथी की दवाई आज तक नहीं ली। तो भारतीय ज्ञान परंपरा से मेरा संपर्क वहीं से जुड़ गया। जब मैंने योग पढ़ा तो मैंने कहा भी योग जिसने शुरू किया है उसको भी पढ़ना चाहिए। वो है ऋषि पतंजलि। ऋषि पतंजलि को मैंने उनकी जो योग सूत्र पढ़ा, मुझे लगा कि हमारे जो ऋषि हैं उनकी सोच कैसे चलती है। आप देखो योग को इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं पतंजलि जी। वो कहते हैं अथ योग अनुशासनम, कि अब मैं योग के डिसिप्लिन की बात करने जा रहा हूँ। शुरू से शुरू करते हैं। और फिर योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? वो चित्त की वृत्तियों का कंट्रोल है। और क्या होता है? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। और उसके माध्यम से जो दृष्टा है वो अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाता है। क्या खूबसूरत फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। इसके मुकाबले में आपको वेस्ट में कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी किताब जो मेरे हाथ में उन दिनों आई 15-16 साल की उम्र में, वो थी स्वामी राम तीर्थ, पंजाब के एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर। और वो अचानक उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। ऋषिकेश जाके उन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया और गरीब घर में पले हुए, खंबे की रोशनी में उन्होंने मैथमेटिक्स की एमए की। लेकिन जब वो प्रोफेसर लगे उनकी सोच बदल गई। उनकी 10 किताबें मैंने पढ़ी। राम इन द वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन। तो दूसरी चीज़ ये हुई कि मुझे पता लगा, बाद में विवेकानंद जी को पढ़ा मैंने, तो मैंने महसूस किया कि भारत ने 3 चीज़ें दी हैं दुनिया को। उसी वक्त मुझे समझ आनी शुरू हो गई थी। एक तो योग है, दूसरा आयुर्वेद है और तीसरा वेदांत। ये तीनों मिलके जिंदगी का पूरा एक दर्शन बनाते हैं। तो लेकिन हुआ क्या, कॉलेज में गया, वहाँ मार्क्सिज्म की चर्चा थी। मैं संक्षेप में बता दूं आपको, तो मैंने उन दिनों फंडामेंटल्स ऑफ मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म किताब पढ़ी। इतनी मोटी किताब, रशियन पब्लिकेशन। तो मैं फैसिनेटेड हो गया। मुझे लगा कि हमें तो कुछ पता ही नहीं। ये मार्क्सिज्म तो एक साइंटिफिक फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है। उसके वहन में मैं बहता चला गया। और इस तरह जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं एमए किया, फिर एक मोड़ और आया। वो मोड़ था, आज से 52 साल पहले मैंने पीएचडी में दाखिला लिया। और वो खुशकिस्मती से मैंने जो विषय चुना वो उसने मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया। वो विषय था कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स इन द वाणी ऑफ गुरु नानक। गुरु नानक वाणी में नैतिकता का संकल्प। इस मॉड्यूल में एथिक्स का मैंने लिखा हुआ है, मेरा लिखा हुआ है एथिक्स के। तो वो उसका हुआ क्या, मैं तो मार्क्सिज्म का पढ़ाया हुआ समझता था कि रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ द पीपल। मार्क्स बाबे ने तो मुझे ये समझाया था कि जो धर्म होता है ना, ये भ्रम है,
इसमें कोई ज्ञान गुण की बात नहीं। लेकिन जब मैंने गुरु नानक वाणी पढ़नी शुरू की, मुझे लगा कि मार्क्स ने जो बात कही है वो अब्राहमिक जो सिविलाइजेशन के धर्म हैं, रिलीजन्स हैं, धर्म नहीं मैं उनको कहूँगा, उनके ऊपर लागू होती है। क्यों? क्योंकि वो तीनों धर्म फेथ बेस्ड हैं। ये ज़रा नोट कर लीजिए आप, फेथ के ऊपर टिके हुए हैं, विश्वास के ऊपर आधारित हैं। आप विश्वास करोगे तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। इसीलिए क्रिश्चियनिटी में द प्रूफ ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस ये सब्जेक्ट है थियोलॉजी में। हमारी सिविलाइजेशन का ये मसला ही नहीं है। हमारी सिविलाइजेशन में गॉड है ही नहीं। हमारी सिविलाइजेशन में है ब्रह्म। और ब्रह्म क्या है? ब्रीहते इति ब्रह्म। ब्रह्म वह है जो बढ़ के फैल गया। और उसकी दूसरी परिभाषा इससे भी सुंदर है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म। जो कुछ भी हमारी नज़र के जाविये में है, हमारे सामने है, हमारे अंदर है, वो सारा कुछ ब्रह्म है। ये तो मोस्ट साइंटिफिक व्यू ऑफ लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। तो इस तरह मुझे लगा कि भाई हमारा जो ज्ञान है ये डिफरेंट है। हमारी सोच, हमारा प्राइम सिंबल ब्रह्म है, और जो अब्राहमिक सोच है उसका है गॉड। और जब मैंने गुरबाणी पढ़ी, गुरु अर्जन देव की उन्होंने एक वाक्य में दोनों सिविलाइजेशंस की एक जो आत्मा थी उसको मिला दिया। वो कहते हैं, कहो नानक गुरु खोए ब्रह्म, एको अल्लाह पार ब्रह्म। ये हमारी सिविलाइजेशन वाले ये कह सकते हैं, अब्राहमिक वाले ये नहीं कहेंगे। यही फर्क है। यही फर्क है कि जब माननीय हमारे राज्यपाल जी वो कह रहे थे ना कि हमारे तो ऋग्वेद में यही लिखा है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ये हमारी सिविलाइजेशन की एक विश्व दृष्टि है, एक ऐसी दृष्टि है जिसने हमें जीना सिखाया है, जीवन शैली दी है। तो इस दृष्टि से जब हम दुनिया को देखते हैं तो मुझे लगा कि हमारे जो भारतीय सभ्यता है उसमें 4 प्रमुख धर्म परंपराएं हैं। एक तो है जो इस मिट्टी से जन्मी हुई, हजारों साल से चली हुई, वो है सनातन धर्म। धर्म असल में सनातन ही है, वो ही है वो धर्म जो सनातन है, शुरू से चला आ रहा है। उसके बाद जैनिज्म आया, फिर बुद्धिज्म साथ में, श्रमणिक ट्रेडिशन जिसको कहते हैं, और लास्ट में सिखिज्म आया। सिखी क्या है? गुरु नानक कहते हैं सिखी सिखिया गुरु विचार। सिखी तो शिक्षा है और गुरु का विचार है। और मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैं तो शास्त्रों के बगैर मुझे समझ आई कि गुरबाणी को समझा ही नहीं जा सकता। वेदों और शास्त्रों के ज्ञान के बगैर गुरबाणी के मुहावरे को समझा नहीं जा सकता। मैं 50 साल से जब कर रहा था, एक बार एक हमारे यूनिवर्सिटियों का रिफ्रेशर कोर्स होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो मैं तो वेदों का, गुरबाणी का साथ में जो संबंध था उसको मैं पढ़ाता था। तो एक पार्टिसिपेंट खड़ा हो गया, कहता सर आप तो गुरबाणी को हिंदुइज्म की तरफ लेके जा रहे हो। मैंने कहा मैं नहीं लेके जा रहा, ये खुद ही जा रही है। वो कहता कैसे जा रही है? मैंने कहा गुरु ग्रंथ साहब का पहला पन्ना, पहला अक्षर, वहां से देखो, शुरू करो। मैं कहा मैं थोड़ा कह रहा हूं, मैंने तो पढ़ा, आप तो बिना पढ़े कह रहे हो। मैं कहा वो क्या है? मैं बता दूं आपको वो क्या है। पहला गुरु ग्रंथ साहब की शुरुआत कहाँ से होती है? वो है एक ओंकार, सत्य नाम, कर्ता पुरुष, निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्त, आयुनी सैभंग,
गुरुप्रसाद, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, कहते चलो आपकी बात मान लेते हैं कि गुरुजी ने ओंकार तो ले लिया हिंदुइज्म से, पर एका लगा दिया, एका अपनी तरफ से लगा दिया। मैं कहा बेटा एका तो ऋग्वेद में पहले मौजूद है। मैं कहा बताऊं आपको, वो नासदीय सूक्त में है, अनीत वातम स्वाध्याया तद एकम। तो पहले तो वो माना नहीं, लेकिन जब टेक्स्ट कोट करोगे तो कौन नहीं मानेगा। मैंने कहा देखो अब हमारा ऋषि 5000 साल पहले वैदिक ऋषि हमें कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। मैंने कहा गुरु नानक भी यही बात अपनी भाषा में कहते हैं, जैसे मेरे गुरुजी ने कहा है। गुरुजी को मैं ऋषि कहता हूँ, ऋषि और आचार्य के सुमेल हैं। तो मैंने कहा देखो गुरु नानक भी यही बात कहते हैं, अपनी भाषा में कहते हैं, एका सुरति जेते हैं जी, जितने भी जीव हैं उनकी कॉन्शियसनेस एक है। एका सुरति जेते हैं जी, सुरत विहूणा कोई न की। कोई भी व्यक्ति जीव सुरत के बगैर नहीं। और अगली बार है कि जेही सुरत तेहा तिन राह। आदमी का रास्ता वही है जो उसकी कॉन्शियसनेस उसको सुनाती है। और गुरु गोविंद सिंह कहते हैं आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो हिते। तो मतलब ये विचार वही है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। अब मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ। एक टेक्स्ट जो मैं सर ने बताया ना कि फतेहगढ़ साहिब में मुझे विजिटिंग प्रोफेसर लगाया, पहले तो वहाँ पंगा पड़ गया। मेरी उम्र उस समय 78 साल की थी। उन्होंने मेरी शक्ल को देख के मुझे वहाँ दाखिला दे दिया, कहते आप ज्वाइन कर लो। बाद में वाइस चांसलर ने मुझे बुलाया, कहते हमसे गलती हो गई। मैंने क्या हुआ? कहते 70 साल की उम्र के बाद तो हम विजिटिंग प्रोफेसरशिप दे नहीं सकते। मैं कहते मैं चला जाता हूँ। मैं कहा मैं तो शौकिया तौर पर आया हूँ। तो वहाँ डीन बैठे थे। डीन ने कहा नहीं जी एक रूल और है, वो रूल है एडजंक्ट फैकल्टी, उसमें एज लिमिट नहीं है, इसलिए आप ज्वाइन करो। अच्छा मैंने क्या किया, वहाँ जो डिपार्टमेंट था वो था सिविलाइजेशनल स्टडीज़। तो मैं 2 साल वहाँ रहा, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि वहीं रहते हुए पढ़ाया तो मैंने वैदिक परंपरा को, लेकिन जो अब्राहमिक और इंडिक दोनों सिविलाइजेशन का वहाँ पढ़ने का पढ़ाने का था, तो मुझे मौका मिल गया। तो वहाँ रहते हुए जब मैंने कहा भाई हमने 2 टेक्स्ट लगाई हैं ऋग्वेद की, नासदीय सूक्त और पुरुष सूक्त। तो मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि इस टेक्स्ट को कहाँ से पढ़ते हो? कहा जी इंग्लिश में पढ़ते हैं। मैं कहा तुम तो पंजाबी मीडियम में कर रहे हो। तो वहाँ रहते हुए मैंने पंजाबी में नासदीय सूक्त का ट्रांसलेशन किया, लेकिन मैं आपको हिंदी में सुनाना चाहता हूँ। मेरी प्रॉब्लम है सर की तरह कि कभी ऐनक उतारनी पड़ती, कभी लगानी पड़ती। आप देखें, और मुझे यकीन है कि आपको किसी ने ऋग्वेद पढ़ने के लिए कोई प्रेरणा नहीं दी होगी। ना तो हिंदू वेद पढ़ते हैं, ना सिख ग्रंथ पढ़ते हैं, ऐसे ही लड़ते जाते हैं बिना पूछे। कहते हैं कि हम अलग हैं। इस अलगाव की बात का मैं बताता हूँ। जब सर ने मुझे वहाँ मेरी ड्यूटी लगाई ना कि मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी हूँ, लेकिन मैंने साथ में कहा मैं खुद नहीं कहता कि मैं माइनॉरिटी हूँ, मैं तो मेजॉरिटी कम्युनिटी में हूँ, क्योंकि मैं हरिद्वार जाके अपने पुरुषों की पूरी पत्थरी देख आया हूँ। मैंने ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, वो ऐसे हुआ कि कनाडा से मेरे एक दोस्त है, वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब मेरे पिताजी ने, वो सिख थे वो कहते हैं मेरे पिताजी ने कहा, मुझे स्पेशली कहा कि मेरी मौत के बाद हरिद्वार में मेरे अस्थियों को प्रवाह करके आना है। कहते मैं कहा भाई मुझे
ये पता चला है कि मेरे पुरखों की वहाँ एक लिस्ट है, मैं भी चलता हूँ। तो हम चले गए। हम पूछने लगे भी हमारा, वो कहते हैं पहले तो अपना ज़िला बताओ, फिर गोत्र बताओ, फिर विलेज बताओ, तब आपको पता चले कौन सा पुरोहित आप। एक पुरोहित हमारा मिल गया, उन्होंने वो हमारा रिकॉर्ड निकाल लिया। तो उन्होंने मुझे अपनी बही में मेरे ग्रैंडफादर के सिग्नेचर दिखाए। मैंने कहा वो ज़रा पीछे देखो। उन्होंने कहा आपके ग्रैंडफादर का नाम बसंत सिंह, उससे पहले मंगल सिंह, फिर सरदार सिंह, फिर कान्हा। मैंने कहा ये कान्हा कान सिंह भी हो सकता है। फिर कहते खुशीराम धीमान। कहते आप तो धीमान ब्राह्मण हो और आपका गोत्र भरद्वाज है। साहब में जो ISI के बाहर बैठे ना NRI, वो हिंदू सिख में फ़र्क डालते हैं। मैंने फिर फेसबुक पे ये डाला कि मैं भरद्वाज ब्राह्मण हूँ और सिख भी हूँ, कोई फ़र्क नहीं है। इसीलिए मैं ये समझता हूँ इस धरती पे जो भी हम सारे हैं, हम सारा का वही एक ही है स्रोत। मुझे तारिक फ़तेह की बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है। एक बार भोपाल में यहाँ लोक मंथन हुआ था। तारिक फ़तेह वो कहते हैं कि मैं तो हिंदू मुसलमान हूँ। मैंने उनको कहा, भाई तारिक जी, आज से मैं भी यही कहूँगा, मैं तो हिंदू सिख हूँ। कपूर साहब कहने आपको कहने की ज़रूरत नहीं, आपसे बड़ा मैं सिख हूँ। और देखो हमारी जुगलबंदी देखिए, कपूर साहब अपने पर्स में अपने दादाजी की तस्वीर रखते हैं, वो सिख हैं, और मेरे भरद्वाज होने की क्या मैंने बता चुका। चलो मैं आपको वो टेक्स्ट आप एंजॉय करोगे। वो मैंने बहुत मेहनत के साथ काव्य अनुवाद किया हिंदी में। नासदी सूक्त, जी, ऋग्वेद का। ऋग्वेद आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे प्राचीन ज्ञान ग्रंथ है वो, और उस ज्ञान ग्रंथ ने हमारी सिविलाइजेशन को धर्म और दर्शन की शिक्षा दी है। हाँ जी, और निकल गया। उसमें आता है न सदासीनो सदासी तदानीम नसीद रजोनो व्योमा परोयत। संस्कृत से मैंने डायरेक्ट लिया। मेरी छोटी बहन संस्कृत की टीचर रही हैं, उससे मैंने संस्कृत सीखी है। तो मैंने अनुवाद किया है, असत्य नहीं था तब, ना ही सत्य था, अंबर नहीं था, ना ही पार फैला हुआ महाआकाश। आवृत क्या था, छिपा क्या था, छिपा क्या था और कहां, किसने थामा था इसे। इमेजिनेशन देखिए हमारे ऋषि की सारे ब्रह्मांड के बारे में, कि असत्य नहीं था तब, ना ही सत्य था, अंबर नहीं था, ना ही पार फैला हुआ महाआकाश। छिपा क्या था और कहां, किसने थामा था इसे। तब तो अगम अगाध जल भी कहां था। मृत्यु नहीं थी वहां, ना ही अमर जीवन। रात और दिन को प्रकाशमान करने का संकेत नहीं था कोई। न मृत्यु आसीत अमृतम न तरही। बिल्कुल डायरेक्ट वही बात है। तब स्वयंभू वह केवल एक था, बिना हवा के सांस लेता हुआ उसके सिवा कोई दूसरा नहीं था। अंधेरा था वहां, अंधेरे से ढका हुआ। कितनी खूबसूरत कल्पना देखिए। तम आसीत तम सा, जो तम था वो अंधेरा था वहां, अंधेरे से ढका हुआ। अंधकार था हर तरफ, था तो बस निराकार शून्य। तपश की महा ऊर्जा से उत्पा हुआ पुंज। फिर पहले पहल
क्रिएशन शुरू होती है, उसकी कल्पना देखिए कैसे हुई। फिर पहल कामना का हुआ उभार, डिज़ायर पैदा हुई। फिर पहल कामना का हुआ उभार, मन का आदि अनादि बीज। जो कामना है ये सीड है माइंड का। क्या खूबसूरत इमेजिनेशन है। अंतर की सूझ वाले मुनिजनों ने समझ लिया था भली भांत, रिश्ता क्या है अस्तित्व का अनस्तित्व के साथ। फैला दिया उन्होंने अपने सूत्र को महाशून्य के आर पार, ऊपर वार और नीचे भी। सृजनशील शक्तियां तत्पर थी वहां, नीचे ऊपर थी ऊष्मा, नीचे असीम ऊर्जा, एनर्जी की खेल है सारी। और उसके बाद लास्ट में आता है, कौन जानता है कैसे उत्पन्न हुआ ये संसार। देवताओं का भी बाद में हुआ प्रादुर्भाव, देवते भी पहले नहीं थे। न जाने रची गई कैसे ये रचना, कौन है सृष्टि का कर्ता, कर्ता या अकर्ता। अंतर्यामी कौन है ऊंचे अंबर वाली इस धरा का, वही जानता है जो है स्वामी इसका, या फिर शायद वो भी नहीं जानता। थैंक यू। मैं अब ये समरी आई जस्ट टेल यू कि लिटरेचर का कोर्स जो है इसमें हमने कौन कौन से राइटर्स लिए। ठीक है, ये मैं पहला छोड़ देता हूँ। इसका ये काव्य पुरुष का ये भी नहीं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर इसमें हमने ब्रीफली दिया है कि वैदिक, क्लासिकल, प्राकृत, अपभ्रंश, लिटरेचर इन मॉडर्न पीरियड, फोक लिटरेचर, देन ओरल हिस्ट्री इंटरचेंजेबली, ओरल लिटरेचर का। इंडियन लिटरेचर ए सैम्पलिंग। इसमें देखिए वेद व्यास लिया है, विष्णु शर्मा, हाला जिसने प्राकृत में गाहा सतसई, फर्स्ट सेंचुरी एडी की कंपोजिशन है, शतवाहन रूलर्स के समय की। और कालिदास इलांगो जिसने तमिल का शिलपतिगारम एपिक कंपोज किया। आंदाल का मैंने सुबह भी नाम लिया था। आंदाल तमिल वैष्णवाइट पोइटेस, फर्स्ट वन 6th सेंचुरी एडी, 6ठी शताब्दी की। कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, शाह हुसैन बड़ा अद्भुत, ये सूफी है लाहौर का, 16वीं शताब्दी का। और इतनी ब्यूटीफुल उसकी एक पोएम है सालू। जब लड़कियों की शादी होती है तो वो उनकी आंट्स, उसकी चाचियाँ, ताइयाँ, मौसियाँ, बहनें उसके लिए एक शाल ऊपर जो पहना जाता है उत्तरीयम, वो बनाती हैं, कढ़ाई करती हैं, वो उसके कहते हैं सालू। तो वो इतनी ब्यूटीफुल पोएम है, अभी टाइम ही नहीं है, नहीं तो कई बार तो मैं कई यूनिवर्सिटियों में सिर्फ उस पोएम को लेके 1.5-2 घंटे हमने उसी का किया है कि एक लाइन के साथ समय बीतता है, एक लाइन के साथ घटना बदलती है, और वो जो सालू इतना प्रेशियस था वो पोंछा बन जाता है। और बाद में क्योंकि उसके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती, अब बाद में फिर वो पूछती है ए सालू किना दा, किसका है ये अब। और फिर शाह हुसैन लिख रहा है एक शाम बिंद्राबन सुनीदा, कि उसका है, वृंदावन के जो श्याम हैं उनकी है, शाह हुसैन की पोएम है। तो शाह हुसैन को रखा। क्षेत्रैया तेलुगु पोएट है, इसको रखा। गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी बड़ी फेमस, जब वो हार गए थे आखिर वाली बैटल गोविंदवाल वाली शायद, उसके बाद मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। ही सॉ हिज ओन सन्स भी बेचारे, एक 13 साल का, एक 11 साल का, एक 8 साल का, एक 5 साल का। He saw his own sons getting killed in battle, because when he got ready to go to battle, the eldest son, 13-year-old Joravar Singh, he said, as long as I am alive, I will not let you go.
ही डाइड, 11-year-old बॉय डाइड, और छोटे वालों को उन्होंने जिंदा दीवार में चिनवा दिया, जिंदा। और हम लोग मतलब है जब क्रिसमस मना रहे होते हैं उस टाइम पे उनकी कमेमोरेशन होनी चाहिए उन बच्चों की, क्योंकि उसी टाइम पे, उसी पीरियड में टाइम पे उनको जिंदा चिनवाया था। तो गुरु गोविंद सिंह जी वॉज ए ग्रेट पोइट। मैंने सुबह बताया उन्होंने भागवत पुराण को भाषा में किया है। गुरु गोविंद सिंह जी इज़ यूनिक। वो कवि थे, संत थे, सिपाही थे और विद्वान थे, स्कॉलर थे। 4 in 1, 3 आपको मिल जाएंगे और दुनिया में दूसरा व्यक्ति 4 in 1 नहीं मिलेगा। संत, सिपाही, स्कॉलर, संत थे, सिपाही, कवि और स्कॉलर, इस तरह ये। तो गुरु गोविंद सिंह जी और फिर मिर्ज़ा गालिब, सब लोग जानते हैं मिर्ज़ा गालिब। और हमने इस पोएम्स में जहाँ जहाँ हमें उन पोएम्स की रेसिटेशन मिली रेडियो में या इंटरनेट में, तो वो हमने इसमें इनबिल्ड किया। तो हर इस कोर्स के साथ देयर वाज ईदर रेफरेंस टू दी साइट एंड वी ऑल्सो हैड ए स्मॉल DVD विद इट। तो यू कैन इमेजिन कि ये इस तरह का कोर्स जब लिटरेचर का, ये अपने देश का लिटरेचर है और ये देश का लिटरेचर है। हम लोग तोड़ हिंदी लिटरेचर, पंजाबी लिटरेचर, तमिल लिटरेचर, तेलुगु लिटरेचर, बट व्हेन यू रीड लाइक दिस यू सी दैट इट इज़ वन देयर इज़ एन इंडियननेस टू ऑल लिटरेचर, है ना। देन नेक्स्ट भी देखिए, कहाँ गया ये, वापस क्यों चला गया जी? अच्छा, गलत बटन दबाने से। ठीक है। हाँ, वेद व्यास है, ये देख लीजिए इनका। वेद व्यास के बारे में महाभारत के एंड में वो कहते हैं, मैं दोनों हाथ उठा के कब से चिल्ला रहा हूँ कि धर्म सबसे ऊपर है, पर कौन सुनता है? नोबडी लिसन्स। प्लेटो ने भी एक अपने ग्रेटर हिपियास में एंड पे कहा है कि आई हैव बीन शाउटिंग एट द टॉप ऑफ माई वॉइस that goodness is all, but who listens? Nobody listens. So this is the civilizational tragedies which are common to both. And he is considered Valmiki, इसके बाद वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि is considered the first poet, क्योंकि जो श्लोक है वो शोक, ग्रीफ में से पैदा हुआ। जब वो पक्षियों को उसने देखा, मारा है उसने, हंटर ने, तो जो वो उनके उद्गार एक राइम्ड कपलेट में निकले जिसको श्लोक कहा गया, तो ही इज़ नोन एज द फर्स्ट आदि कवि। और इसमें हमने उनका लिमेंटेशन ही सिलेक्ट किया था। विष्णु शर्मा पंचतंत्र वाले, पंचतंत्र की ही रिसेंशन है हितोपदेश उसकी एक रिसेंशन है, रीआर्टिकुलेशन है। एंड इससे बिटवीन 6th and 12th century, और ये राजा ने, उसके लड़के नालायक थे, उनको समझाने पढ़ाने के लिए, क्योंकि कहानी के माध्यम से समझाना ज़्यादा आसान है। हाला गाथा सब सही 700 क्वाट्रेन्स हैं, 4-4 लाइनों की हैं, और 700 की 700 आर अबाउट विमेन। जो हम लोग आजकल इतना हमने फेमिनिस्ट थ्योरी पढ़ाते रहे, कहीं यूरोप में 1st century AD में यू वोंट हैव नॉट ओनली दिस, जैनियों की थ्योरी गाथा है, स्टोरीज रिटन बाय जैन फीमेल मॉन्क्स, वो इससे भी पुरानी है, प्राचीन है। तो ये पूरी डिफरेंट मूड्स ऑफ विमेन, डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सफरिंग्स, डिफरेंट जॉयज, वो एक एक करके कपलेट में पकड़े हुए हैं। तो उसमें से हमने एक सिलेक्शन लिया हाला में से। देन कालिदास, हु डजंट नो कालिदास? बट people who think he is only a love poet, even in Ritu Samhar, जो कि बड़ी श्रृंगार की कविता है, but there is a deep philosophy. मेघदूत for example, in मेघदूत it is, वो अलकापुरी जो है, वहाँ पे दुख नहीं होता, जिसका मतलब ये है कि दुख, संसार में तो दुख होगा ही होगा। अगर आप सोचते हो कोई ऐसी जगह है जहाँ दुख नहीं, वो तो फिर अलकापुरी है, इट्स एन इमेजिनेशन। तो उसमें से एक हमने लास्ट में मेघदूत सेंड्स ए मैसेज टू द गर्ल कि डोंट फील सैड, डोंट फील सॉरी,
who is there in this world who has not suffered joys and happiness? It is a cycle and it comes and goes. Very beautiful lines. The way Kalidas has put them in Sanskrit, I can't put them in English translation. पर English translation भी उन्होंने की थी, that wife of English professor, I forget the names now. बहुत बढ़िया है. साहित्य अकेडमी ने 2 वॉल्यूम्स में कालिदास की इंग्लिश ट्रांसलेशन छापी है, 2 वॉल्यूम में. एक में पोइट्री है, एक में ड्रामा है, और कभी कोई पढ़ना चाहे तो दैट इज द बेस्ट वॉल्यूम. एंड इलांगो आडिगाल शिलपतिगारम. शिलपतिगारम इज a story of the prince who is married, who falls in love with a dancer, Madhavi. And the most beautiful poem that we have taken, it is considered the most beautiful, कि वो दोनों समुद्र के किनारे जाते हैं. वाइफ है उसकी जो वही बाद में मनी मेखले में कर्णगी, you know, she understands, she accepts, doesn't say anything. पर माधवी वहाँ जो पोएम गा के डांस करती है समुद्र के किनारे, वो पोएम है अबाउट लॉयल्टी इन रिलेशनशिप्स, लॉयल्टी. एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट द प्रिंस comes back to his wife, you see. And it's a very powerful Tamil epic. तमिल में 8 एपिक्स हैं, और तमिल में ये शिलपतिगारम और मणि मेखले दुनिया के 2 ही एपिक हैं जिनके प्रोटैगनिस्ट विमेन हैं, नॉट मैन, विमेन प्रोटैगनिस्ट हैं. तो then we have भक्ति मूवमेंट एंड विमेन भक्ति पोएट्स. वी हैव आंदाल, ये आंदाल है. आंदाल के बारे में कहते हैं कि जब वो मिरर देखती थी तो उसको विष्णु नज़र आते थे, अपना इमेज नज़र नहीं आता था. एंड वी हैव कबीर, हु डजंट नो कबीर. कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर. हाड़ जले जो लाकड़ी, केश जले जो घास, ये जग जलता देख के भयो कबीर उदास. तो कबीर का तो आज सुबह उन्होंने बड़ा सुंदर बताया था कि मैं तो लिखना नहीं जानता, पर उनके ऊपर कितना लिखा गया है. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स ऑफ हिज टाइम्स, गुरु नानक देव जी. गुरु नानक देव जी की ग्रेटनेस ये है कि वो एक भक्ति पोइट हैं जिन्होंने नॉर्थ और साउथ का कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ, जैसे उन्होंने मूल मंत्र लिखा जो उनका मूल मंत्र है, तो फिर ओंकार वाला, फिर उन्होंने दक्षिणी ओंकार भी लिखा, दक्षिणी ओंकार, और पूरे देश का भ्रमण किया परिव्राजक परंपरा में. और उन्होंने ही 15 भक्ति पोइट्स की पोएम सिलेक्ट करी जो गुरु ग्रंथ साहब में 25 पोइट्स हैं, पर 15 उन्होंने सिलेक्ट करे थे. तो गुरु ग्रंथ साहब, ये भाई साहब ने बोला नहीं, पर ऋग्वेद इज पंजाब्स गिफ्ट टू इंडिया एंड गुरु ग्रंथ साहब इज इंडियाज गिफ्ट टू पंजाब. 25 पोइट्स हैं उसमें जिन्होंने, और दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है. उसमें 10 मंडल हैं, इसमें 10 गुरु हैं. वो छंदों में है, ये रागों में है. वो उस जमाने के जो थिंकर्स थे, जिनको ऋषि कहते थे, उनके विचारों को इकट्ठा किया हुआ है संग्रह. और ये इस वक्त 12वीं से 13वीं से 16वीं शताब्दी तक जो हमारे थिंकर्स थे उनको इकट्ठा किया हुआ है. इसलिए सनातन धर्म का पहला बौद्धिक ग्रंथ है ऋग्वेद, और सबसे अर्वाचीन सनातन धर्म का सबसे अर्वाचीन बौद्धिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब. गुरु ग्रंथ साहब गुरु नानक सनातन धर्म का ग्रंथ है. और ये हमने जवद्दी टकसाल लुधियाना में, जहाँ अमृतधारी सिख होते कृपाण पहनने वाले, वहाँ मैं बोला पूरा, और उनको इतना पसंद आया उन्होंने अपनी वेबसाइट में डाल दिया. क्या उनकी वेबसाइट है, कभी देखना, उसमें कपड़ा बांध के मैं इसी चीज़ पे लेक्चर दे रहा हूँ कि गुरु ग्रंथ साहब सनातन धर्म का ग्रंथ है. मैं क्या, मुझे हिंदू नहीं पता क्या होता है, आप मुझे बताओ, मुझे तो सनातन पता है, और ये उस ग्रंथ है. तो गुरु नानक देव जी ने एक काम किया, उन्होंने उपनिषदों का पूरा ज्ञान, उपनिषदों का लोक भाषा में डाला, लोक भाषा में, और गाने वाला रागों से. देन मीराबाई, राठौर प्रिंसेस,
मैरिड टू ए सिसोदिया राजपूत, टॉप 2 राजपूत फैमिलीज, और अपने हस्बैंड को कहती है कि मेरी तो शादी कृष्ण से हुई है, क्योंकि उनका जो कृष्ण का था उसके पास, वो जब फेरे ले रही थी तो उसने कृष्ण को भी पकड़ा हुआ था। तो उसने कहा, रतन सिंह को कहा कि मेरी शादी तो कृष्ण से हुई है, तो मैं आपके साथ संबंध नहीं बना सकती। एंड लुक एट दैट, हमारी ट्रेडिशन देखो। रतन सिंह ने कहा ठीक है, ओके ठीक है, तुम अपना भक्ति करो, पर तुम मुझे परमिशन दे दो कि मैं एक शादी करूं, क्योंकि मुझे आगे वंश चलाना है। एंड शी परमिटेड हिम, बट शी स्टेड देयर एज द प्राइमरी क्वीन। खूब भक्ति और साधु संतों का आना जाना रहता था। जब रतन सिंह की डेथ हो गई तो उसका जो छोटा भाई था वो बड़ा दुष्ट था, और उसने काफ़ी शक किया इन पे। एक दिन कमरे में उसको रात को गया, उसे लगा कि मीरा किसी आदमी से बात कर रही है, तो दरवाज़ा तोड़ के कुछ लोगों के साथ अंदर गया, तो मीरा तो ट्रांस में थी। अब ट्रांस में साइकोलॉजिकल स्टेट्स ऐसी होती हैं कि आप ही दूसरा व्यक्ति बन जाते हो और आपके अंदर से ही दूसरी आवाज़ आती है। आपने कभी आर.के. नारायण का इंग्लिश टीचर नॉवल है, उसमें आर.के. नारायण की वाइफ, ही लव्ड हर वेरी मच, 2 साल ही शादी रही, उनकी बेटी है, अब तो अगर आर.के. नारायण भी नहीं रहे, तो वो उसकी डेथ हो गई वाइफ की एक्चुअली। तो उनको सियांसेस होते थे, ही एक्चुअली यूज्ड टू सी हिज वाइफ एंड टॉक टू हर। तो वही मीरा के साथ हो रहा था। तो उसने सोचा कि ये कोई व्यक्ति ऐसा है, और मीरा वहाँ से फिर चले, मीरा ने तुलसी को लिखा कि मेरे साथ मेरा ऐसे हो रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा जहाँ राम का निरादर हो वहाँ नहीं रहना चाहिए। एंड शी लेफ्ट एंड शी केम टू वृंदावन, और वृंदावन में वो जो भक्ति अमृत वाले थे उनको उसने मैसेज भेजा, मैं आपको मिलना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा हम तो सिर्फ पुरुष से मिलते हैं। तो उसने लिखा, मैंने तो सोचा कि वृंदावन में सिर्फ एक ही पुरुष है, कृष्ण, और तो कोई है ही नहीं। तो वो खुद आए मिलने, उनको खुद मिलने आए, और स्वामी हरिदास की शिष्या बनी, हरिदास की। और तुलसी का तो रहीम के साथ, रहीम वी शुड हैव इंक्लूडेड, वो रह गया, क्योंकि रहीम का ये था कि रहीम जब दान देते थे तो मुंह नीचे, आंखें नीची कर लेते थे। तो लोग कहते थे कि ये इतने इनमें गुमान है कि इनसे गरीबी देखी नहीं जाती, तो ऐसे नहीं करते हैं। तो तुलसी ने उनको एक लाइन लिख के भेजी, बड़े मित्र थे, जो जो हाथ ऊपर किए त्यों त्यों नीचे नैन। तो उन्होंने जवाब दिया, क्या बात है रहीम ने, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भ्रम मुझ पर करें, तासो नीचे नैन, है तासो नीचे नैन। तो ये है, ये है सर हमारी संस्कृति। तो लिटरेचर से हमने आर्टिकुलेट किया उसे, वैल्यू सिस्टम को। और शाह हुसैन है, ये देखिए शाह हुसैन, काफ़ी जो फॉर्म है वो शाह हुसैन जी ने ही पॉपुलराइज की। और कभी मौका मिला तो आपको सालू पोएम सुनाऊंगा यहाँ। क्षेत्रैया, इन्होंने 4000 गीत लिखे तेलुगु में, लव पोइट्री भी फ्रीक्वेंट, बहुत बढ़िया सिंगर थे। और गुरु गोविंद सिंह जी, सेंट, स्कॉलर, वॉरियर, पोएट, लेड दी फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ। 5 प्यारे सुना होगा आपने, उनके 5 प्यारे, पर आप जो नहीं जानते कि वो 5 प्यारे कौन थे। वो अनंतपुर साहब में बकरे के सर काट के तलवार में खून लगा हुआ है, आए और बोले मुझे सर चाहिए, कौन सिर देने को तैयार है। पहला एक आदमी उठा, उसको पीछे ले गए, फिर आए तलवार पे खून लगा हुआ है, दूसरा। पहला कौन था? पहला उड़िया था, जगन्नाथपुरी का। दूसरा आंध्रा का था, बरार का। तीसरा गुजराती था। चौथा मेरठ का जाट था। और 5वां हमारी कम्युनिटी का, पंजाब का था, भल्ला। 5 थे प्यारे। पूरे देश से दुखी आत्माएं इकट्ठी हुई थी, क्योंकि बहुत वो ऑपरेशन था हिंदू कम्युनिटी पे, तो वो वहाँ थे। तो ये उनके 5 प्यारे थे। इसलिए महाराजा रणजीत सिंह ने जो काशी विश्वनाथ वाराणसी जो गए हो आप, उसके ऊपर जो सोना चढ़ा हुआ है ना,
वो जो आजकल काशी विश्वनाथ मंदिर है वो अहल्याबाई होलकर ने बनवाया था, और जो उसके ऊपर सोना चढ़ा हुआ है वो महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़वाया था। और महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी विल में कोहेनूर का हीरा जगन्नाथ मंदिर के लिए छोड़ा। क्यों? क्योंकि पहला जो फॉलोअर था गुरु गोविंद सिंह जी का वो जगन्नाथपुरी का उड़िया था। और सबसे बड़ी बात, महाराजा रणजीत सिंह ने जब शाह जमान को हराया अफगानिस्तान के, 800 साल बाद हिंदुस्तान के एक रूलर ने इन्वेजन की धारा पलट दी। उधर से हमले होते थे, महाराजा रणजीत सिंह ने हमला किया अफगानिस्तान पर और शाह जमान को हराया, और 4 टर्म्स की एग्रीमेंट हुई। पहली पता है शर्त क्या थी? कि सोमनाथ के गेट वापस करो। अब सोमनाथ के गेट गजनी 1024 में लेके गया था, और ये 1805 में ये 20 साल का लड़का अपना रंजीत सिंह, वो उसको कह रहा सोमनाथ के गेट वापस करो। और गेट वापस आए, उसकी चांदी उतरी हुई थी, गजनी की मॉस्क में लगे थे, वो वापस आए। वो आजकल दरबार साहब में दर्शनी ड्योढ़ी पे लगे हुए हैं, क्योंकि तब सोमनाथ का मंदिर नहीं था, वहाँ लगे हुए हैं। ये है परंपरा। और महाराजा रणजीत सिंह ने तो JNU से हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, वो भी अनपढ़ थे। उनको 800 साल पुरानी बात, 800 साल पुरानी बात ये उन्होंने। और हमारे यहाँ लोग पूछते हैं, इज़ इंडिया ए नेशन, है ना, इज़ इंडिया ए नेशन। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी के कॉन्टेक्स्ट में आया। और इनकी पोएम हमने बड़ी ब्यूटीफुल जो ली है, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, यू सी। सो दिस वाज आई थिंक। उसके बाद मिर्ज़ा गालिब का हमने वो गीत भी दिया, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता है, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। वो गाया भी हुआ है, तो वो हमने इसमें दिया था। ये हमारा लिटरेचर का मॉड्यूल है। डू यू लाइक इट? ठीक है बेटा, आपके पास PPT रहेगी यहाँ, तो आप कभी भी जो इंटरेस्टेड हो इनसे। एक बताया है, ऐसे 20 मॉड्यूल्स हैं, कल्पना करके देखिए, ये सब लेके हमारे संस्था में आ जाते हैं, सब कुछ बदल जाए। जी, मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा प्रोफेसर राकेश मिश्रा जी का और प्रोफेसर जगबीर सिंह जी का, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों और इतने शोध के बाद इतना गहन अध्ययन करके ये मॉड्यूल तैयार किए हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के, वो आएँ और आभार व्यक्त करें। यंग थिंकर्स फोरम के अंतर्गत आज सुबह से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें हम सब लोगों को जो ज्ञान, परंपरा, संस्कृति, भाषा, साहित्य और इनसे जुड़े हुए व्यापक विषयों पर जो ज्ञान मिला है, उसके लिए मैं वर्तमान सत्र में प्रोफेसर कपिल कपूर जी और प्रोफेसर सिंह साहब को व्यक्तिगत तौर पर यंग थिंकर्स फोरम की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। यहाँ सभागार में बैठे हुए सभी युवा साथी, उनका भी आभार है कि इस उम्र में उन्होंने हजारों वर्ष पुरानी अपनी परंपरा, संस्कृति और ज्ञान की जड़ों को देखने की एक जो जिज्ञासा और उत्कंठा उनके मन में हुई है, वह निसंदेह सम्माननीय, योग्य और इस धरोहर को आगे तक यथावत और नए नए अनुप्रयोगों के साथ ले जाने में समर्थ और सार्थक होगी।
एक बात मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं, आज सुबह से जो हम श्रवण कर रहे हैं, उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति के मन में, चाहे वो व्यक्त करे या न करे, कुछ न कुछ प्रश्न, कुछ न कुछ जिज्ञासाएं, कुछ न कुछ इच्छाएं उसमें जागृत हुई होंगी। वो उन्हें अनुकरण भी कर सकता है, शांत भी रख सकता है, अभिव्यक्त भी कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो ज्ञान परंपरा रही है, उसकी मूल चेतना और मूल जो भाव रहा है, ज्ञान के साथ सद्गुण को जोड़ना। ऐसा ज्ञान जिसमें सद्गुण नहीं है, ऐसी नॉलेज जो प्योर नॉलेज है, उसमें सद्भाव, समाज, संस्कृति, साहित्य के प्रति हमारे कर्तव्य बोधों का कोई दृष्टि नहीं है, वह ज्ञान निसंदेह ज्ञान कहलाने योग्य नहीं है। यूरोपीय संदर्भ में जो ज्ञान है वो एब्सोल्यूट नॉलेज है, प्योर पावर है। चाहे विज्ञान हो, चाहे तकनीकी हो, चाहे परातकनीकी हो, उसमें समाज, संस्कृति और सभ्यताओं का नितांत अभाव देखने को मिलता है और उनके प्रति उस ज्ञान में कोई सरोकार नहीं है। और इसीलिए आज हम एक ऐसे ट्रांस में जा रहे हैं जहाँ वर्चुअल नॉलेज, आर्टिफिशियल नॉलेज, इनसे अपने जीवन को उन्नतशील बनाने का प्रयास कर रहे हैं। निसंदेह ये एक खोखला संदेश होगा जब तक हम समाज से नहीं जुड़ेंगे, अपनी जड़ों से नहीं जुड़ेंगे, हम निश्चित तौर पर अपने ज्ञान को सही रूप में नहीं समझ पाएंगे। आप सभी लोग यहाँ सुबह से अभी तक बैठे हैं, इसके लिए विशेष तौर पर आप सभी का धन्यवाद, आभार। धन्यवाद सर। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। शीघ्र ही ये सत्र समाप्त करने के बाद आज के दिन नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, ये सेकंड सेशन था। इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन पे आज के दिन चर्चा की। कल डिकोलोनाइजेशन पे सेशंस होंगे। अभी अपकमिंग जो सेशंस हैं उनकी मैं डिटेल देना चाहूँगा। अभी हम लोग यहाँ से हाईटी के लिए, जहाँ पे आवास है, भोजन की व्यवस्था, वहाँ हाईटी के लिए जाएंगे। उससे पहले यहाँ पे कुछ बुक स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन बुक स्टॉल्स को भी एक बार आप विज़िट कर लें और अगर कुछ बुक्स परचेज़ करना चाहते हैं तो करें। जब ऑडिटोरियम से आवास पे और आवास से ऑडिटोरियम आना जाना होता है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग आपस में भी थोड़ा इंटरेक्शन करें। जब भी ऐसा समय मिलता है 2 सेशंस के बीच में या कहीं भी, क्योंकि सभी लोग अलग अलग जगह से सिलेक्ट होके आए हैं, शायद एक दूसरे को जानते नहीं हों। अच्छा होगा आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे, मिंगलिंग करेंगे, आप लोगों के लिए भी, और एक अच्छा ग्रुप इससे बन सकता है। इस सेशन का जो टॉपिक था नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, वो इस मॉड्यूल पर आधारित था। 11th और 12th की CBSE की ऑप्शनल सब्जेक्ट में ये बुक्स हैं। उसकी ये PDF है। हमारा एक जो ग्रुप बना हुआ है डेलीगेट्स का, उसमें मैंने 11th 12th की दोनों PDF की गूगल ड्राइव लिंक शेयर की हैं। आप लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ये 11th क्लास की बुक है। इसमें 10 मॉड्यूल्स हैं और ये पूरा कंपाइलेशन प्रोफेसर कपिल कपूर ने और उनकी टीम ने किया है, जिस समय प्रोफेसर जगबीर सिंह CBSE के कन्वीनर थे। 2012 में ये मॉड्यूल बनाया है और हम में से काफ़ी लोग शायद 2012 में जिन्होंने 12th की होगी, हमें पता भी नहीं होगा कि ऐसा कोई कोर्स 11th और 12th क्लास में एग्जिस्ट करता है। हम मकारी के चलते फिजिकल एजुकेशन लेके 12th पास कर गए होंगे मेरी तरह। ये है मॉड्यूल्स: एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया, केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिलोसॉफिकल सिस्टम, लाइफ साइंस, मेडिकल साइंस, मैथमेटिक्स, मेटलर्जी, म्यूज़िक, थिएटर। ये 11th का मॉड्यूल है। ऐसे ही 10 मॉड्यूल 12th क्लास में भी हैं। तो एक रिक्वेस्ट ये भी है कि हम लोग, अगर कोई ऐसे स्कूल से कनेक्टेड हैं जिनमें 11th और 12th में CBSE है,
तो वहाँ पे हम रिक्वेस्ट करें 073 इस सब्जेक्ट का कोड है, वो स्कूल इस सब्जेक्ट को रजिस्टर करें और अपने 11-12 के स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए इसको अवेलेबल कराएं। ऐसा प्रयास हम लोग यदि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में या टाउन में कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग अगले सत्र के लिए जाएंगे। पहले हाई टी लेंगे, हाई टी के बाद 5:30 बजे से पैरेलल सेशन होंगे जहाँ पे आपने रिपोर्टिंग की होगी। रजिस्ट्रेशन डेस्क जहाँ पे थी उसका नाम है वेदांत भवन। उस वेदांत भवन के अंदर 5 कक्ष हैं, 5 हॉल हैं जिनमें 5 पैरेलल सेशन चलेंगे। जो 150 लोग हैं वो 30-30 के ग्रुप्स में उन ग्रुप डिस्कशंस में बैठेंगे उन रूम्स के। वेदांत भवन उस भवन का नाम है, कक्षों के नाम है शंकराचार्य कक्ष, माधवाचार्य कक्ष, वल्लभाचार्य कक्ष, निम्बार्काचार्य कक्ष और रामानुजाचार्य कक्ष। इन 5 कक्षों के 5 जीडीज में 5 मॉडरेटर्स रहेंगे। पहला टॉपिक है फेमिनिज्म एंड जेंडर जस्टिस जिसको प्रोफेसर भरत गुप्त मॉडरेट करेंगे। दूसरा सेक्युलरिज्म एंड कम्युनल हार्मनी जिसको अमिताभ सोनी जी मॉडरेट करेंगे। तीसरा रिफॉर्म एंड प्रोग्रेसिविज्म जिसको प्रोफेसर राकेश मिश्रा हमारे मध्य यहाँ उपस्थित हैं, आप मॉडरेट करेंगे। चौथा लिबरलिज्म, आप आनंद रंगनाथन इसको मॉडरेट करेंगे। 5वां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राहुल रोशन विल मॉडरेट दिस सेशन। तो धन्यवाद। अभी हम बुक स्टॉल विजिट करते हुए हाई टी लेकर पैरेलल सेशन के लिए रिपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।